फोन करूंगा। मैं तो पहले परेशान हूं, मैं अपसेट हो चुकी हूं मैं यहाँ बैठ के जी। तो अभी प्रशासन से क्या मांग करेंगे? आज सुनने में आ रहा है कि आपका एक ग्रुप जो है वो डीसी आज एक जा रहे हैं, ये बात करेंगे। तो आप यहीं बैठे रहेंगे? मैं यहीं बैठी हूँ सर, जब तक मेरे को कोई लिखित रूप में कुछ नहीं मिलता ना कि मेरा पैसा कहाँ स्टैंड हो रहा है, क्या हो रहा है, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी। लेकिन अब मैंने घर वापस नहीं जाना है, क्योंकि मैं वहां से भी परेशान होकर यहाँ पहुंची हूँ। मेरा 9 लाख के ऊपर पैसा आएगा, जिसका कागजों में कुछ हो नहीं दिखता हुआ, और वो एफडीआई भी मेरे को बाद में दिए जावे सस्पेंड हो चुके हैं। बाकी जी हो रहा है मेरी 2,98,000 जो मेरे को ना, उसने आंखें मीट के ही ऑडिट करा, उसने कुछ नहीं देखा कि ये क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। क्या लगता है और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं बहुत। यदि 4 करोड़ से भी ऊपर का है घोटाला है तो उसमें भी लोग और बहुत हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है, जिसने ऑडिट कराया है वो रिटायरमेंट पर है, और मैं तो ये कहूँगा कि उसकी सैलरी जो है वो गवर्नमेंट को स्टॉप करके जहाँ सोसाइटी में दें या कैसे भी करे वो उनका हेडेक है। और जो उसको पेंशन भी सेंक्शन होगी, सेंक्शन वो सेंक्शन उसको पेंशन भी नहीं मिलनी चाहिए, और उसका जो घर का या उसके अपना मकान है या गाड़ियाँ जो भी उन्होंने रखी हुई है वो भी उस ऑप्शन होनी चाहिए, ताकि सारे पब्लिक को सभी को पैसा मिले। एक्चुअली ये मेरी सिस्टर है जी। तो मेरी मदर का 9 लाख के आसपास अमाउंट है, जो कि वो भी सेम फ्रॉड है। तो मेरी मदर भी एक्चुअली में परेशान है, सिस्टर भी परेशान है, तो पूरी फैमिली इनफैक्ट अपसेट है। सो इसमें बेसिकली ये टोटली डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी लापरवाही है। देखो 20 में, 21 में, 22 में ऑडिट हुए हैं, क्या ऑडिट किया हम लोगों ने? तो सीधी सीधी उंगली जो है उठती है उनकी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये डिपार्टमेंट की टोटल लापरवाही है। और इसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, इनको देखने करने वाला कोई कुछ है नहीं है। तो इवन दो इनफैक्ट इस गाँव में 80% लोग इसी चीज़ से यूज रहे हैं, जिनका सबका पैसा फंसा हुआ है ऐसे। ये केस को काफ़ी आगे ले गए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जो राजनीति थी उस टाइम की, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। वहाँ यहाँ के जो विधायक जी थे, हम उनके पास 15 बंदों का डेलीगेशन लेकर गए। हमने उनको एक ही बात की कि ये कुलदीप शर्मा उस समय के विधायक उदय साहब श्री वीरेंद्र कुमार जी, उनके पास बंगाना के अंदर हम 15 बंदों का डेलीगेशन लेकर गए। हमने सिर्फ एक मांग रखी कि आप इस कुलदीप शर्मा जी को पॉलिटिकली फ्री हैंड कर दीजिए, ताकि जो काम सही कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये केस को खत्म कर देंगे। लेकिन हमारे को वहाँ से दुत्कारा गया कि मैं नहीं उससे बात करूँगा, जाओ जो करता करो। उसके बाद सर ये हुआ कि कुलदीप शर्मा साहब ने भी उस टाइम राजनीतिक बात को नहीं माना और उन्होंने अपनी कार्रवाई करते रहे। लेकिन हर्ष उनका ये हुआ कि रिटायरमेंट के सिर्फ 18 दिन पहले जब उन्होंने एफआईआर वगैरह तैयार कर ली थी, उनको डेपुटेशन के ऊपर शिमला भेज दिया गया, उनको पेन डाउन करा दिया गया सिर्फ रिटायरमेंट से 18 दिन पहले। मतलब 12 अप्रैल 2022 को उनको पेन डाउन करा दिया गया और 30 अप्रैल की उनकी रिटायरमेंट थी। उसका कहना यही है कि सबसे जो फ्रॉडबाजी में इसमें मिली भगत है डिपार्टमेंट, मतलब बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका कोई पता ही नहीं, उसका कोई हमारे पास लिखा हुआ कोई नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हैं सर जिसके ऊपर अभी कितना भी बोला जाए, लेकिन इस चीज़ की छानबीन हो जाइए, लोगों को पैसा मिलना चाहिए। हर लेवल पे बात हुई है, क्यों नहीं आज तक एक्शन हुआ? 1 साल 1.5 साल से क्या कुछ भी नहीं हो रहा? क्या कोई डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में? क्या उनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं है जो इस चीज़ की रिकवरी बनाए, कुछ ऐसा कुछ करे? क्लास इतनी मोटी किताबें सर लॉ एंड ऑर्डर्स की बनी हुई है, किस लिए? स्टडी कीजिए, उसको मैं जो भी जिसके अगेंस्ट में कुछ बनता है उसको उस तरीके से डील किया जाए। तो सर मेरा तो यही कहना है कि इसमें जितने भी कल्प्रेट की चेन है उसको लाइन में लगाया जाए, उनको भी बराबर रिकवरी डाली जाए और सारा किया जाएगा। थैंक यू। जिला ऊना के कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव नंगल सलांगड़ी की सहकारी सभा में हुए करोड़ों के गबन का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सोसाइटी से बर्खास्त सचिव पर गंभीर आरोप लगाने वाले धरने पर बैठी पीड़ित महिला अनीता रानी के समर्थन में अन्य ग्रामीण भी मैदान में उतर आए। सोसाइटी में हुए गबन का आंकड़ा अब करोड़ों में पहुंचता दिख रहा है। आरोपी सचिव के घर के बाहर गोद में 7 माह के बच्चे लिए धरने पर बैठने वाली महिला के बाद अन्य लोग भी अब सामने आने लगे हैं। लोगों ने इस पीड़ित महिला के साथ ही धरना देने की बात कही। लोगों का आरोप है कि सोसाइटी के सचिव ने उनके साथ भी लाखों रुपए का गबन किया, जबकि सोसाइटी में ऐसे किसी भी जमा पूंजी का कोई रिकॉर्ड नहीं। 2016 और 17 से पैसे जमा करवाने शुरू किए। अब मेरे 2022 में उसमें से 36 लाख पूरे होकर मिलने वाले थे जी। मैं प्रेगनेंसी के टाइम यहाँ आई दुबई से जी। मैंने आकर इससे पूछा कि भाई मेरी एफडियाँ पूरी होने वाली हैं तो मेरे को अब पैसा चाहिए। दूसरा मैंने मकान का काम शुरू किया अपना जी। ये बोलता है कि तेरे को 2 महीने में पैसे दे दूंगा, तो 2 महीने रुक जा। मैंने बोला ठीक है। 2 महीने के बाद जब मैं यहाँ आई तो मेरे को पता चलना शुरू हो गया कि इसने पैसे का गबन कर दिया। जब मैं अब इसके डिपार्टमेंट में गई, वहाँ से इसके कागज़ निकाले, उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी जो 36 लाख की अमाउंट है ये 2016 और 17 में ही निकल गई कि आपने ये पैसे निकाल लिए। तो मैंने उनको बोला कि मैंने 5 साल के लिए वो एफडियाँ करवाई थी अपनी, और मेरी अब 2022 में वो पूरी होनी थी, तो मैं 2022 में लेने आई हूँ, तो मेरा पैसा कहाँ गया? और तब से 4 एफडियाँ मेरे हस्बैंड के नाम की है, 1 मेरे नाम की है। वो इंडिया आते थे साल बाद या 2 साल बाद, लेकिन हम यहाँ इनके घर पर या सोसाइटी में कभी नहीं आए। अब आए, मैंने पूछा, हस्बैंड आए मेरे अक्टूबर में, तब भी इसको हमने बोला, बस इसने यही बोला कि दे दूंगा, लेकिन कोई पैसा नहीं मिला। अब डिपार्टमेंट बताता है कि आपने निकाल लिया, हम बोलते हैं कि हमने नहीं निकाला, मेरे पास ओरिजिनल एफडियां मेरे पास पड़ी हुई हैं। जी।
तो अब क्या मांग करते हैं आप मैं बैठे हुए? मांग करती हूँ सर कि मेरा पैसा मिलना चाहिए। डिपार्टमेंट में किसने निकाला, क्या किया, वो तो उन्होंने देखना है ना। जी। अब मेरे को कितनी कितनी राशि होगी? 36 लाख रुपया है वो। आपका 36 हाँ लाख? जी, टोटल मेरा 58 लाख रुपया है, जिसमें से 36 लाख रुपए का ये पता चलता है कि ये निकाल लिया है, ये रिकॉर्ड में कहीं नहीं है। अच्छा, कागजों में कहीं भी शो नहीं कर रहा है? जो सोसाइटी के कागज है उसमें कहीं भी ये शो नहीं कर रहा है? मेरे को पहले राजीव कुमार जी ने निकाल के दिए कागज, उनमें ये शो हुआ कि ये पैसा एंटर हुआ जी। 2016 में, और 3 महीने के बाद वो निकल भी गया। उस पर किसके साइन है या कुछ है वो कुछ पता नहीं है। तो ये बातें तो डिपार्टमेंट ने देखनी है ना। उनके पास जाते हैं, वो डेट दे देते हैं भी भाई इस डेट को आप आ जाओ। 3 घंटे का सफर करके मैं वहां से आ रही हूँ इन बच्चों के साथ। पहले भी इसी सिचुएशन में आती रही हूँ, लेकिन कोई हल ही नहीं है। अब मैं 2 महीने पहले इसके पास आकर गई, बोलते हैं ना कि वो शो नहीं होता कि ये देगा। जी तो इसके पास आई तो इसको बोला कि भाई तू डेट दे मेरे को। जी। तो इसने बोला 30 जून को तेरे को मैं 10 लाख दूंगा 36 लाख में से, बाकी तो तेरा शो हो रहा है। जी। अब मैंने इसको कॉल किए, इसको बहुत फोन किए मैंने, इसने कोई मेरी कॉल नहीं उठाई। इसके घर के बाहर आई मैं, यहाँ आकर पूछा तो मेरे को धमका रहा है भाई तू कर ले जो करना है। अब बताओ फिर मैं कहाँ जाऊँ? तो सुनने में आया कि पुलिस प्रशासन भी पुलिस भी आ रही है यहाँ, ये फोन करते हैं कि हम भाई परेशान है, हमारा रास्ता बंद है, हमारा ये है, वो देखने आ रहे हैं। परसों रात को भी वो आए, कल भी वो आए। तो अभी प्रशासन का कोई अधिकारी नुमाइंदा आपसे कोई मिलने नहीं आया? आया यहाँ पे, अभी तक कोई नहीं आया। तो क्या आपने इसके बारे में उपायुक्त ऊना से? मैंने डीसी साहब को फोन किया था यहाँ से, यहाँ की पंचायत को भी फोन किया मैंने, वो भी कोई नहीं आया। डीसी साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं है। वो बोलते आप आगे आगे फोन कर लो, आप आगे किसी को कर लो। किस किस को फोन करूँ मैं तो पहले ही परेशान हूँ, मेंटली अपसेट हो चुकी हूँ मैं यहाँ बैठ बैठ के। जी। तो अभी प्रशासन से क्या मांग करेंगे? आज सुनने में आ रहा है कि आपका एक ग्रुप जो है वो डीसी हाँ, ऊना, आज एक जा रहे हैं, ये बात करेंगे। तो आप यहीं बैठे रहेंगे? मैं यहीं बैठी हूँ सर, जब तक मेरे को कोई लिखित रूप में कुछ नहीं मिलता ना कि मेरा पैसा कहाँ स्टैंड हो रहा है, क्या हो रहा है, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी। लेकिन अब मैंने घर वापस नहीं जाना है, क्योंकि मैं वहां से भी परेशान होकर यहाँ पहुंची हूँ। मेरा 9 लाख से भी ऊपर पैसा है जिसका कागजों में कोई शो नहीं किया होया, और वो एफडीआर भी मेरे को बाद में दिए जब ये सस्पेंड हो चुके हैं। बाकी जी होर हैगी मेरी 2,98,000 की जो मेरे को मिलनी थी, अब वो तो 3 बन गया होगा, तो वो भी डेटें निकल चुकी हैगी है। वो कागज उत्थे शो हैगी है 2,98,000 वाली ना, एक शो है, एक शो हैगी, 2 नहीं हैगी। तो वो कितना अमाउंट बनता है? और जेडे 2 बनता वो 9 लाख से भी ऊपर है। 9 लाख आपका हो गया, 36 लाख इनका हो गया। हाँ जी। और भी ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है? हाँ हो सकता और भी हों। संघर्ष कमेटी भी आपकी बनी थी, तो हाँ। उन्होंने कोई एक्शन लिया? हाँ, इन्होंने हमारी वैसे बहुत मदद करी है, ये एंट्री ना होनी चाहिए, पर ऑफिस वालों ने कोई वो नहीं किया, कहते नहीं ऐसे नहीं करेंगे। भाई इतनी ने भी वो नहीं किया। मेहनत की कमाई थी, जब ऐसे चले जाती है तो कैसा लगता है? क्या कहेंगे इसको लेके? हूँ इसके बारे में मरने को दिल कर रहा है सर, और क्या वाह। करें? फिर मर जाइए तो ठीक है, इससे अच्छा। और इनके नाम से मरे, कागज लिख कर जाइए हम इनके नाम से मरे, पूरे परिवार का नाम लिख कर। और जिसने ऑडिट करा हैगा ना, उसने आंखें मीट कर ही ऑडिट करा, उसने कुछ नहीं देखा कि ये क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। क्या लगता है और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं जी, बहुत। यदि 4 करोड़ से भी ऊपर का वो हैगा घोटाला है, तो उसमें भी लोग की और बहुत हो सकते हैं। ठीक है कि और दूसरी बात यह है, जिसने ऑडिट कराया हैगा वो रिटायरमेंट पर है, और मैं तो ये कहूँगा कि उसकी सैलरी जो है वो गवर्नमेंट को स्टॉप करके जहाँ सोसाइटी में दें या कैसे भी करे, वो उनका हेडेक है। और जो उसको पेंशन भी सेंक्शन होएगी, सेंक्शन का ऑर्डर, वो सेंक्शन उसको पेंशन भी नहीं मिलनी चाहिए। और उसका जरा घर का या उसके अपना मकान है या गाड़ियाँ जो भी उन्होंने रखी हुई है, वो भी उस हिसाब से ऑक्शन होनी चाहिए, ताकि साढ़े पब्लिक को सभी को पैसा मिले। एक्चुअली ये मेरी सिस्टर है जी। तो मेरी मदर का 9 लाख के आसपास अमाउंट है, जो कि वो भी सेम फ्रॉड है। तो मेरी मदर भी एक्चुअली में परेशान है, सिस्टर भी परेशान है, तो पूरी फैमिली इनफैक्ट अपसेट है। सो इसमें बेसिकली ये टोटली डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी लापरवाही है। देखो 20 में, 21 में, 22 में ऑडिट हुए हैं, क्या ऑडिट किया उन लोगों ने?
तो सीधी सीधी उंगली जो है वो उठती है उनकी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये डिपार्टमेंट की टोटल लापरवाही है और इसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ इनको देखने करने वाला कोई कुछ है नहीं है। तो इवन दो इनफैक्ट इस गांव में 80% लोग इसी चीज़ से जूझ रहे हैं, जिनका सबका पैसा फंसा हुआ है ऐसे ही। रहने वाला हूँ मैं 2018 में बीएसएफ से एज असिस्टेंट कमांडर रिटायर्ड हुआ था। तो पैसा तक मैंने ज़्यादा रखा था, लेकिन उसमें से कुछ मैंने निकाल लिया और मैंने एक एफडी अपनी मिसी के नाम नीलम रानी के नाम यहाँ इसके पास रखी हुई थी। उसकी 2021 सितंबर या अक्टूबर में उसकी मिचोट होना था, तो मैं इसके पीछे लगा। तब मेरे को पता चला कि ये तो घपलेबाजी बहुत पहले से हो रखी हो, पैसे को देने के लिए आनाकानी करने लगा। चलो एनी हाउ बहुत संघर्ष कमेटी, हम इनके साथ में डीसी ऑफिस, इनके जो डिपार्टमेंटल ऑफिस है सभी जगह गए। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर जो ऑडिट टीमें आती रही हैं इस अकाउंट्स का जिन्होंने ऑडिट किया है, उन्होंने इस चीज़ को क्यों नहीं पकड़ा कि ये उन्होंने क्रॉस चेक क्यों नहीं किया। वही किसी की एफडी अगर इनकैश हुई है तो कहाँ हुई है, कहाँ उसका निकाला हुआ, कहाँ फार्म हुआ, कहाँ से निकली है, कहाँ उसकी एंट्री है। उस इंडिविजुअल को भी बुलाते भाई आपकी कॉपी में इंदराज है या आपने पैसा निकाला है, उन्होंने पकड़ा है। मैं सबसे ज़्यादा मेरा कहना यही है कि सबसे जो फ्रॉडबाजी में इसमें मिली भगत है ये डिपार्टमेंटल की है, ऑडिट टीम की है जिन्होंने ऑडिट किया है। अगर ऑडिट टीम इस चीज़ को पकड़ती ये कुछ नहीं होना था, ये बहुत ही टाइम पहले इस चीज़ को डिटेक्ट हो जाना चाहिए था। जब जहाँ से भी घोटालेबाज चली है, ऑडिट टीम को अगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो ऑडिट टीम में स्पेशल बैठे हों उन्हें इस चीज़ का पता ना हो, क्योंकि मैं ऑडिट टीम का हिस्सा रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑडिट करता रहा हूँ, डिपार्टमेंटल ऑडिट करते रहे हैं। उनकी कंप्लेंट जाती है, कोई तरीका होता है। यहाँ ये दफ्तर किस लिए बैठा है, दफ्तर किस लिए है वो, जब वहाँ कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रही, वहाँ कोई बैंक अकाउंट से नहीं है, सिर्फ ओनली लुक आफ्टर के लिए है। जो फील्ड में ये सोसाइटी काम कर रही हैं उन्हीं के ऊपर देख रेख के लिए। जब उन्होंने कुछ नहीं देखा इसके लिए, तो जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार वही ऑफिस है, वही ऑडिटर हैं, वही डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने इस चीज़ को पकड़ा और तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने जब पैसा खाया है या नहीं खाया है तो उन्होंने इस चीज़ को लाइट में क्यों नहीं लिया। सबसे ही कल्प्रेट्स वो हैं जिन्होंने ये ऑडिट किए हुए हैं और उन्होंने इस चीज़ को नहीं पकड़ा। अगर पकड़ा है तो क्या किया उन्होंने इस चीज़ का? अभी क्या मांग रहने मांग मेरी यही है सर, उन लोगों को भी साथ में बराबर की सजा होनी चाहिए। इसको तो होनी है, उनको भी साथ में बराबर ही हिस्सेदार, उनकी भी डिडक्शन, उनके भी अकाउंट्स में डिडक्शन होनी चाहिए ताकि लोगों की रिकवरी की जा सके। लोगों का पैसा बहुत फंसा हुआ है, हमने भी बर्फ में बैठ के पैसा कमाया हुआ है, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया हुआ है। तो हर आदमी ने, चाहे कोई किसान था, लोगों ने यहाँ दूध बेच के 4 बजे भैंस का गोबर उठा के करके पैसा 10-10, 20-20 रुपये जमा किए। मेरे ताया जी थे, बहुत बुजुर्ग थे, उनका 70 लाख रुपया 2007 में था, 70,000 था। उस पैसे का भी कोई आता पता नहीं। उसका तो खैर हमने वो ताई उनका बेटा कोई नहीं था, उनका कुछ नहीं था, तो वो पैसा भी वहीं गबन है। मतलब बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका कोई पता ही नहीं, उसका कोई हमारे पास लिखा हुआ कोई नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हैं सर जिसके ऊपर अभी कितना भी बोला जाए, लेकिन इस चीज़ की छानबीन हो चाहिए, लोगों को पैसा मिलना चाहिए। हर लेवल पे बात हुई है, क्यों नहीं आज तक एक्शन हुआ? 1 साल 1.5 साल से क्या कुछ भी नहीं हो रहा? क्या कोई डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में? क्या उनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं है जो इस चीज़ की रिकवरी बनाए, कुछ ऐसा कुछ करे? क्लास इतनी मोटी किताबें सर लॉ एंड ऑर्डर्स की बनी हुई हैं, किस लिए जाऊँ? स्टडी कीजिए, उसको मैं जो भी जिसके अगेंस्ट भी कुछ बनता है उसको उस तरीके से डील किया जाए। तो सर मेरा तो यही कहना है कि इसमें जितने भी कल्प्रेट की चेन है उसको लाइन में लगाया जाए और उनको भी बराबर रिकवरी डाली जाए और सारा किया जाए। थैंक यू। धन्यवाद। किया कहाँ तक पहुँचा संघर्ष, और अब तो एक कुनवा जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लगातार एक ईंट उठाई जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ निकल रहा है, क्या कहेंगे इसको? सर ये मामला है 3 अगस्त 2021 को ये हमने शुरू किया था। मेरा भी इसमें कोई 7 लाख रुपये फंसा हुआ। हम लोगों ने डिपार्टमेंट के पास आवाज़ उठाई, कम से कम 1.5 करोड़ की एप्लीकेशनें डिपार्टमेंट के अंदर 2021 में ही पहुँच गई। उसके बाद यहाँ पे एक अधिकारी आए, कुलदीप शर्मा, ARSS, बहुत अच्छे अधिकारी थे, बहुत मदद की उन्होंने हमारी, दिन रात मेहनत की, ये केस को काफ़ी आगे ले गए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जो राजनीति थी उस टाइम की, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। वहाँ यहाँ के जो विधायक जी थे, हम उनके पास 15 बंदों का डेलीगेशन लेकर गए। हमने उनको एक ही बात की कि ये कुलदीप शर्मा उस समय के विधायक अध्यक्ष साहब है, श्री वीरेंद्र कंवर जी, उनके पास बंगाणा के अंदर हम 15 बंदों का डेलीगेशन लेकर गए। हमने सिर्फ एक मांग रखी कि आप इस कुलदीप शर्मा जी को पॉलिटिकली फ्री हैंड कर दीजिए ताकि जो काम सही कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये केस को खत्म कर देंगे।
लेकिन हमारे को वहाँ से दुत्कारा गया कि मैं नहीं उससे बात करूँगा, आप जाओ जो करना कर लो। उसके बाद सर ये हुआ कि कुलदीप शर्मा साहब ने भी उस टाइम राजनीतिक दबाव को नहीं माना और उन्होंने अपनी कार्रवाई करते रहे। लेकिन हर्ष उनका ये हुआ कि रिटायरमेंट के सिर्फ 18 दिन पहले जब उन्होंने FIR वगैरह तैयार कर ली थी, उनको डेपुटेशन के ऊपर शिमला भेज दिया गया, उनको पेन डाउन करा दिया गया सिर्फ रिटायरमेंट से 18 दिन पहले, मतलब 12 अप्रैल 2022 को उनको पेन डाउन करा दिया गया और 30 अप्रैल की उनकी रिटायरमेंट थी। उसके बाद ये केस ERCS कोई आया नहीं। जब हम विभाग में जाते थे तो बोलते कि ERCS नहीं है। बाद में सितंबर में जाके ERCS साहब आए, फिर भी ये केस ऐसा था। हम जब ERCS के पास जाते तो हमें भी दुत्कारा जाता था, ये हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो। फिर हमने सर पिछले ही अप्रैल में 2022 के अंदर एक डेलीगेशन DC साहब से मिला और हमने एक एप्लीकेशन दी कि सर हमें लगता है कि ये जो भी जितना भी घपला हुआ है 4, 4.5, 5 करोड़ का, ये इसमें विभाग की मिलीभगती है। वो उस समय की मैनेजमेंट कमेटी प्लस ये अपना सेक्रेटरी धीरज कुमार। तो हम चाहते हैं कि कोई आप किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसका इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया डी साहब ने हमारे को, राघव जी ने, और उन्होंने ये इंक्वायरी डायरेक्ट विजिलेंस को दे दी। विजिलेंस को ये इंक्वायरी 18 अप्रैल को गई और विजिलेंस में जो हमारे इंस्पेक्टर थे तसेम जी, उनके पास ये इंक्वायरी गई। हमने बहुत कोऑपरेट किया उनसे और उनको डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा के दिन रात हम भागे उनके साथ। केस गया, शिमला गया, वहां से इसके FIR के ऑर्डर। लेकिन बदकिस्मती फिर हमारा साथ खड़ी रही। हुआ क्या कि जब FIR के ऑर्डर आए तो 17 नवंबर 2022 को पिछली सरकार के टाइम में विजिलेंस ने एक प्रेस नोट शाम को 6 बजे जारी कर दिया कि हमने मैनेजमेंट कमेटी और इस बंदे के खिलाफ ये धारा लगा दी है, ताकि पूरा दिन पूरी खबर अखबार में आ गई, बंदा भाग गया। जबकि मेरे हिसाब से तो ये चाहिए था कि पहले उसको अरेस्ट करते, बाद में प्रेस नोट रिलीज करते। फिर भी वो 7 दिन के बाद उसको 25 नवंबर को उसकी जमानत सेशन कोर्ट में हो गई। उसके बाद सर रंजन जी के पास एक केस था, इंस्पेक्टर DSP थे सर, DSP रंजन जी, इंस्पेक्टर रंजन जी के पास एक केस था। उन्होंने बड़ा अच्छा इसको हैंडल किया और सेशन से इनकी जमानत कैंसिल हो गई। जब सेशन से इसकी जमानत कैंसिल हो गई तो ये वहां से भाग गया। विजिलेंस हमारे पास भी आई, हमने देखा है। उसके बाद हमें विजिलेंस को फोन करते रहे कि सर आज यहाँ है, यहाँ यहाँ, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो बोलते हमारी मैडम नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है। और फिर इसकी सर हाई कोर्ट में 10 दिन के बाद जमानत हुई, कहीं फिर भी नहीं पकड़ा गया। वहाँ पता नहीं सर क्या हुआ, न्यायालय के आगे तो हम कुछ बोल नहीं सकते। इसकी जब हमें सुनने में ये आया कि जज साहब ने पूछा कि क्यों आप इसकी अरेस्ट चाहते हो, तो इन्होंने कोई जवाब सेटिस्फाई नहीं दिया और इसकी जो जमानत है हाई कोर्ट से ग्रांट हो गई, कंडीशनल बेल पे हो गया। अभी सर ये जो केस हो रहा है, ये केस हमारा बनाया हुआ है, इस मैडम का बनाया हुआ नहीं है। जब बंदा विजिलेंस के पास केस है, कंडीशनल जमानत के ऊपर बाहर है, तो जब ये मैडम उनके पास गई है तो इनको 30 जून देने की उसके पास क्या अथॉरिटी थी। अदरवाइज ये आज धरना लगा है तो सच की वजह उसने क्यों इनको 30 तारीख थी, जबकि ये बता कर गई कि आप 30 तारीख को पैसा नहीं दोगे तो मैं धरने बैठ जाऊंगी। तो ये जो माहौल खराब हो रहा है, ये गाँव का, ये पुलिस बोल रही है कि ये यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, ये हमारी गलती नहीं है, ये गलती उसी सचिव की है। वो सचिव बोलता है कि यार बिजनेस में केस है जी, तो बिजनेस जो बोलेगी कि जैसे मेरे को न्यायालय आदेश देगा मैं वैसे कार्रवाई करूँगा। तो ये सारा ही दोष अब दोबारा सचिव के ऊपर, या जो पिछली सरकारें थी उनके ऊपर है, जिन्होंने इस केस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, शेल्टर दिया कि भाई इसको रोको, इसको बचाओ, इसको ये करो, इसको। मेरे पर खुद इसी बंदे ने कम से कम 5-7 की पुलिस केस की है। वो तो भगवान का शुक्र है कि कुछ डॉक्यूमेंट RTI निकाल के हमारे पास हैं, तो हम बचते रहे। अभी क्या मांग है? आज DC साहब से मिलना रखा है आपकी टीम ने, क्या मांग रहेगी उसमें? सर जितना भी ये केस हुआ, मैं बिजनेस का प्रेस नोट आपको दे दूंगा। इस बंदे के ऊपर 420 की धारा नहीं लगी है, जबकि सारा मामला इस पूरा 420 का। इस बहन का हमें ये दुख है कि इसका पैसा कहीं इंटर नहीं है। कल को हमने मैनेजमेंट कमेटी हमारी अपनी बन गई है, अदरवाइज हम रिकवरी भी करते हैं, जमीनें सीज करते हैं, लोगों कुछ करते हैं, फिर भी हम इनको पैसे नहीं दे सकते। इनकी लड़ाई सीधी सचिव से है। तो एक एडिशनल केस डाला जाए, 420 लगाई जाए, बंदे को अरेस्ट किया जाए।
और इनका एडिशनल केस लगा के ताकि कोर्ट में इनका पैसा कहीं ना कहीं स्टैंड हो जाए। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो इनसे पैसा लिया गया वो कागजों में, सोसाइटी के कागजों में कहीं भी नहीं है, उसको सोसाइटी नहीं दे सकती है, उसको कोई नहीं दिला सकता। वो कहीं तक कहीं स्टैंड करे। उसका स्टैंड करने का सर यही एक ही है कि एडिशनल एक केस प्रशासन डाले इसके ऊपर, हम एप्लीकेशन देते हैं, और जो भी उसकी सजा है उसको दो, और इसका केस कोर्ट में चले जाए ताकि कोर्ट में ये स्टैंड हो जाए कि एफडी इनके पास है, इसने फ्रॉड किया है, इसने 420 की है, तो कहीं तो स्टैंड करेगा। नहीं तो इनका पैसा हवा में है, इनके पैसे का इस टाइम कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो जितने भी डिपार्टमेंट बोल रहा है, ये बोल रहा, वो सब कानूनी बातें बता रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उसको सोसाइटी पेड नहीं कर सकती। आर्बिट्रेशन में वो केस आया है, लेकिन सॉरी इम्बेजलमेंट में जो वो लिखा है, लेकिन अमेजलमेंट के अंदर जो मेन अमाउंट होता है, जो 4.5 करोड़ का मेन अमाउंट है, उसके अंदर अमेजलमेंट अमाउंट शामिल नहीं है। ये इनका केस नहीं है 36 लाख का। अमेजलमेंट में के अंदर कम से कम 2000 जो अभी ऑडिट हुआ है उसके अंदर 80 लाख का केस है, इनका भी है, और भी बहुत से केस है, पर अमेजलमेंट उसके बीच में थोड़ी घुस गई। सुनने में आया कि लोन भी जाली बनाए गए। तकरीबन 2 करोड़ के जाली लोन है। इस परिवार का अपना ही कम से कम 60-65 लाख का लोन इनका खुद, इसकी पत्नी का, भाई का, जो भी इनके चाचे ताऊ का, इनका ही। हमें 20 मई 2023 को, अभी थोड़ा टाइम पहले ही हम सहकारी सभा का हिस्सा बने हैं, और मुझे प्रधान पद की जिम्मेवारी मिली है प्रबंधक कमेटी के। उससे पहले भी हमने लगभग 2 साल से 2.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कमेटी बनी थी, उसकी बैनर तले। तो यहाँ पे स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है, इतनी भयावह स्थिति हो चुकी है कि जिस भी खाता धारक ने, चाहे उसने 10 रुपये जमा कराए, चाहे 10 लाख कराए, चाहे 50 लाख कराए हैं, उनका एक भी रुपया सहकारी सभा के संबंधित बैंक में जमा नहीं हुआ है। जिसने भी पैसा जमा करवाया है वो सारा का सारा पैसा चाहे निलंबित सचिव की जेब में गया, चाहे प्रबंधक कमेटी ने मिलकर घोटाला किया, चाहे जो पीछे से विभाग के अधिकारी आ रहे थे जिन्होंने ऑडिट किया या जो भी किया, उनकी मिली भगत हुई है। क्योंकि इतना बड़ा घोटाला सिर्फ एक बंदे के बस के काम नहीं है। तो यहाँ पे समस्या अब ये आ गई है इस समय पे कि जिसने पैसा जमा करवा दिया उसका पैसा नहीं है कहीं भी, और जिन्होंने पैसा जमा नहीं करवाया है, जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो इस सहकारी सभा के मेंबर तक भी नहीं है, सदस्य तक भी नहीं है, उनके नाम से जाली कर्जे चढ़ा दिए गए हैं। मतलब आधा गांव तो अपना पैसा लेने के लिए परेशान है, और आधा गांव दौड़ रहा है कि उनके नाम से कर्जे चढ़ गए हुए हैं। पूरे के पूरे इस सहकारी सभा का कार्य के क्षेत्र 2 गाँव में पड़ता है, नंगल सलंगड़ी पंचायत और चलोला पंचायत। और इस समय पे दोनों गाँव के लोग पूरे के पूरे तंग हैं, डिस्टर्ब हैं। तो सब के सब लोग चाहे अपना पैसा लेने के लिए बैठे हैं, चाहे अपने कर्जे के लिए, जिनका कर्जा चढ़ा दिया गया है, फर्जी कर्जे चढ़ाए गए हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा बार विभाग के आगे, विजिलेंस के पास कोई 15 बार अपने बयान दे दिए हुए हैं, और जांच पूरी नहीं हो पा रही है। तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग किसान हैं, थोड़े से समय के बाद उनको फिर बुलावा आ जाता है कि अपना बयान दोबारा दर्ज कराओ, चाहे वो अपनी फसल का काम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। तो पहले तो वो कोऑपरेट कर रहे थे, आ रहे थे काम छोड़ के। अब तो वो भी बेचारे इतने परेशान हो चुके हैं कि जब भी कोई विभाग की यहाँ पे जांच आती है तो उन्होंने सुनना ही बंद कर दिया। चाहे अब हम भी प्रबंधक कमेटी के तौर पर हम भी उनको बोल रहे हैं कि अपना रिकॉर्ड अब चेक कर लो, आके यहाँ पे देख लो, तो बेचारे आ ही नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे इतनी भयावह स्थिति हो गई हुई है, यकीन किसी को नहीं रहा है। सहकारी सभा में लौटाने के लिए एक भी पैसा नहीं है लोगों को देने के लिए जिनके खाते हैं। और यहाँ पे हमारे अनीता देवी जी बैठे हुए धरने पे, तो इनका 36 लाख रुपए का गबन कर दिया गया है। और इनका ये हाल हो गया हुआ है कि अब सहकारी सभा के रिकॉर्ड के अनुसार, जो हमारे पास रिकॉर्ड है, उसमें इन्होंने 2016 में पैसे जमा कराए, उसके 2 या 3 महीने के बाद इनके खाते से पैसे निकाल दिए गए। और निकाले किसके खाते से गए? 5 एफडी इनकी निकाली गई, जिसमें से 4 एफडी इनके पति के नाम से थी, और इनके पति उस समय विदेश में बैठे हुए थे। जो ओरिजिनल एफडी है वो इनके पास पड़ी हुई है। अब जब भी ऑडिट होता है, हमारा सबसे बड़ा तो ये आरोप है कि जब भी ऑडिट होता है तो सहकारी सभा के कानून के मुताबिक या किसी भी बैंक के कानून के मुताबिक जो ओरिजिनल कॉपी है वो सहकारी सभा के कार्यालय में जमा करवानी होती है, और वो इनके खाते के साथ अटैच हो जाती है। ऑडिट करना है किसी ने भी, तो वो ऑडिटर जब आएगा तो वो ओरिजिनल कॉपी देखेगा, तब वो इसको वेरीफाई करेगा कि ये पैसे ले गए हैं। ओरिजिनल कॉपी इनके पास पड़ी है, ऑडिटर ने किया क्या है उसमें। तो दूसरा, अब देखो ऐसे केस सामने आ रहे हैं। एक जसवीर सिंह जी हैं,
सन ऑफ महेंद्र सिंह चलोला से हैं। उनका एक प्रनोट भरा गया, असुरक्षित लोन था उनका 3 लाख का, 3/8/2018 को। तो उनका प्रनोट भरा गया, उनके खाते में चढ़ गया, कोई समस्या नहीं है। सेम उसी दिन पे एक अन्य जसवीर सिंह है हमारे गांव में, सन ऑफ बनारसी दास, उससे मिलती जुलती रकम का 30,000 रुपये का लोन उसके खाते में चढ़ा दिया गया। और उस सेम डेट को वो होमगार्ड की सेवाएं दे रहा है और वो उत्तराखंड में कहीं था बेचारा। अब हमने तो जब उसको कर्ज के लिए नोटिस दिया कि आपका इतना कर्ज है, आप अब इसको वापस करो, तब उसने कहा कि मैं तो उस टाइम है ही वहाँ पे था उत्तराखंड में, मुझे मेरा प्रनोट दिखाएं आप। अब हमारा जो रिकॉर्ड है वो विजिलेंस के पास पड़ा है, हमारे पास फोटोकॉपी है, हमने फोटोकॉपी की जांच की तो उसमें नहीं मिला उसका प्रनोट। फिर हम विजिलेंस के पास गए कि ये इस तरीके का प्रनोट है, वो हमें दिखाया जाए। तो जब वहाँ गए उन्होंने भी पूरे का पूरा देखा, जो उनके पास ओरिजिनल कॉपी है उसका प्रनोट ही नहीं भरा हुआ है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ऑडिटरों ने क्या किया फिर आके, क्योंकि जब किसी का कर्ज भी होता है तो वो प्रनोट के ऊपर भी टिकिंग होती है, क्या इसके जामन है पूरे, क्या साइन है, क्या कमेटी ने पास किया हुआ है। जिस बंदे का प्रनोट ही नहीं है वो ऑडिटर कैसे पास करके चला गया कि इसने लोन लिया हुआ है। मतलब इतने भारी यहाँ पे इतने बड़े गैंग ने मिलकर यहाँ पे घोटाले किए हैं, लोगों के धन संपत्ति का दुरुपयोग किया हुआ है कि हमें तो शर्म आ रही है कि कैसे ये 5-7 साल इनको झेलते रहे। पूरे का पूरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ये सिर्फ एक बंदा नहीं जिसने पैसा खाया हुआ है। यहाँ पे प्रबंधक कमेटी, अब जो प्रबंधक कमेटी थी उन्होंने अपने परिवारों के नाम से कर्जे चला दिए सारे, सब प्रबंधक 80.5 लाख रुपया, 80,50,000 रुपया निलंबे सचिव के परिवार के नाम से है जो इन्होंने कर्जा चढ़ाया हुआ है। परिवार वाले मना कर रहे हैं, हमने नहीं लिया, लिया था दे दिया, वो रिकवरी ये शो कर रहे हैं, जबकि पैसा कभी वहाँ पे कहीं जमा नहीं हुआ। प्रबंधक कमेटी के जो सदस्य हैं इतना ही पैसा उनके नाम से कर्ज शो किया हुआ था कि ये कर्ज ले लिया। तो अब समस्या ये है कि जो प्रबंधक कमेटी भी थी उनके पास बहुत सारे मेंबर ऐसे जिनकी ज़मीन ही नहीं है, एक मरला भी ज़मीन नहीं है, जबकि सहकारी सभा का ये रूल होता है कि किसान ही सिर्फ इसका सदस्य बन सकता है। और जिसके नाम से एक मरला भी ज़मीन नहीं है, सबसे पहले तो ये है कि वो बन कैसे गया इसका मेंबर। अगर बन भी गया तो जिसके पास एक मरला भी नहीं है, रिकवरी कहाँ से करे उसकी। तो ये बहुत भारी यहाँ पे समस्या है। विजिलेंस के पास केस है, वो कह रहे हैं 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। हमारे खाता धारक ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे बंदे हैं। एक खाता धारक है, उसने अपनी बेटी की पढ़ाई करवानी थी, पैसे यहाँ पे करवाए थे जैसे भी करके। गरीब बंदे हैं बहुत ज़्यादा, कि चलो बेटा अभी 10वीं में है, 11वीं में है, जब वो कोर्स करने जाएगा तो हम यहाँ से ले लेंगे। तो जब उसके बेटे ने +2 कर ली बेटी ने और वो कोर्स के लिए एडमिशन करने लगे, तो इसकी सेक्रेटरी की जो जहाँ पे निलंबित सचिव है उसकी मिन्नतें की आके पैसा दे दो, नहीं मिला। उन्होंने दूसरी सहकारी सभा से कर्ज लिया 50,000 रुपया, उसका दाखिला करवा दिया। 5 महीने के बाद वो उसका बच्चा घर पे बैठ गया, क्योंकि अगली फीस नहीं दे पाए। वो उनके पास यही पूंजी थी जहाँ पे जमा करवा दी थी। एक बिल्कुल जहाँ पे सचिव के साथ ही पड़ोस में घर है, तो वो बेचारे उनको कैंसर हो गया, इलाज के लिए पैसा नहीं मिला, डेथ हो गई। उनका 19 लाख किसानी कर करके खुद अपने दिहाड़ी लगा के अपने खेतों में, मतलब ऐसे यहाँ पे देखे कि कंप कभी होती है कि यहाँ पे लोगों का क्या हाल हो गया हुआ है। ये बेचारी अनीता जी है, यहाँ पे इनके मायके हैं, पंजाब से हैं, पति इनके विदेश में बैठे हुए हैं। अब इनको घर वाले परेशान कर रहे हैं कि पैसा तो मैं आपको भेजता रहा, तो हमारा पैसा कहाँ गया? कोई नहीं, यही करो, तो हमारा पैसा कहाँ पे है वो? तो हर एक घर परेशान है। मतलब ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर लोग परेशानी में जी रहे हैं, जहाँ पे बहुत भारी टेंशन में हैं। तो इसलिए हमारी प्रशासन से भी, डीसी साहब से, सभी से दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच को तेज किया जाए, इसकी जांच जल्दी से जल्दी ख़त्म की जाए, जो भी दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए और जो भी ये खाता धारक है उनको न्याय दिलवाया। लगभग कितना प्रधान जी आप जब से संभाला, कितना गबन लगता है? जो 2022 का ऑडिट नोट है उसके हिसाब से 3 करोड़ 10 लाख का है। लेकिन जैसे अनीता देवी का केस है 36 लाख, भजन सिंह का केस है, ये रिकॉर्ड में है ही नहीं है। मतलब 4 करोड़ से ऊपर का घोटाला, 9 लाख के ऊपर है मेरा जड़ा रिकॉर्ड में, 4 करोड़ से ऊपर का घोटाला है कुल मिलाकर 4 करोड़। तो अभी इस सोसाइटी की अगर बात करें तो क्या जैसे पहले इस सोसाइटी का काम चलता था, क्या लोग पैसा जमा करवा रहे हैं उसमें? 1 भी रुपया जमा नहीं करवा रहा है कोई भी, विश्वास उठ गया हुआ है। मतलब इस समय सोसाइटी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ा हुआ है। मतलब कोई सिर्फ यहाँ पे अभी राशन का काम चला हुआ है, राशन वितरण का, बाकी जमा करवाने वाला कोई नहीं आ रहा, मांगने वाले आ रहे हैं। तो अभी वर्तमान में अगर देखा जाए, बस मैं पूछना नहीं चाहता था, पर कितना पैसा सोसाइटी में होगा जी?
अभी हमने थोड़े से कर्जे रिकवर किए हैं, वो इसके लिए कि हमने आर्बिट्रेशन की कार्रवाई शुरू करवानी है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। 3-3.5 हज़ार रुपये एक फ़ाइल के लिए चाहिए। तो हमने लगभग 22 फाइल तैयार की है आर्बिट्रेशन की, तो उसके लिए कुछ पैसा आ रहा है, लगभग 30-35 हज़ार हुआ। अभी 60 से 65 लाख रुपया उसके लिए चाहिए हमें, वो कार्रवाई शुरू करवाने के लिए। तो हम उसके लिए लगे हैं, लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं जिनका कर्ज है और जिनका पुराने कर्ज हैं और जायज़ कर्ज हैं, उनको नोटिस दे रहे हैं कि थोड़ा पैसा जमा हो जाए, जिससे हम ये आर्बिट्रेशन की कार्रवाई शुरू करें। और आगे से आगे जैसे ही हमारे पास कोई पैसा आना शुरू होगा, जो बाकी बचे हुए हैं उनके अगेंस्ट भी हम आर्बिट्रेशन की कार्रवाई डालेंगे। अब जैसे अनीता जी का मामला सामने आया है, तो इनको किस प्रकार से अब इंसाफ मिले? देखो, अनीता जी का सबसे पहले ये है कि जैसे मैं प्रबंधक कमेटी में हूँ, तो क्योंकि इनका रिकॉर्ड में पैसा निकल चुका है, तो कम से कम इसमें प्रबंधक कमेटी कुछ नहीं कर सकती है। ये प्रशासन का काम है, ये कानून व्यवस्था के अनुसार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारा पूरा समर्थन इनको है, हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन ये विभाग का काम है, प्रशासन का काम है कि इनको न्याय दिलवाया जाए। क्योंकि जो दोषी थे उन्होंने इसका फ्रॉड करके 420 करके पैसा निकाल लिया है, खा लिया है। और हमारे टाइम में नहीं, वो कम से कम भी 5 साल पहले का निकाल दिया हुआ है। पिछली प्रबंधक कमेटी की मिलीभगत से हुआ, ऑडिटर की मिलीभगत से हुआ है। तो जब हमारे पास इनका पैसा, ये वाला जो 36 लाख का केस है, जब हमारे पास जमा नहीं है तो हम उस पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जहाँ तो कोई भी कानूनी कार्रवाई हो, ओरिजिनल FD हो, हमें विभाग से निर्देश मिल जाए कि इनका खाता में पैसा जमा कर दो, इनसे जो, क्योंकि वो पैसा तो निलंबित सचिव के पास है जी, वो जमा करवा दे लाके विभाग। इनको बोले विजिलेंस के पास केस है, हाई कोर्ट से जमानत पे हैं, तो जमानत पे होने के बावजूद भी लोगों को धमकाया जा रहा है। जहाँ पे लोग परेशान है, ये धरना अनीता देवी के कारण थोड़ी लगा यहाँ पे, ये तो निलंबित सचिव के कारण लगा है। ये पैसे, क्योंकि पैसा तो इनके पास है, उन्होंने सहकारी सभा से थोड़ी मांगना पैसा तो निलंबित सचिव लेके गया हुआ है, गैर कानूनी तरीके से लेके गया हुआ है। सभा के पास तो इनका पैसा है ही नहीं, अब तो इन्होंने मांगना भी इनसे है। अब इनको धमका रहे हैं, जैसे इन्होंने अभी बयान किया कि मुझे धमकियां दे रहे हैं। एक जमानत पे बंदा है, हाई कोर्ट से जमानत पे आया हुआ है, और वो अब भी यहाँ पे लोगों को परेशान कर रहा है। हर दूसरे दिन पुलिस बुला रहा है, अगर वो यहाँ से भी निकल जाए, किसी को खांसी आ जाए, तब 1100 नंबर पे फ़ोन हो रहा है और लोगों को परेशान किया। इवन मैं और ये चंदेल जी और प्रबंधक कमेटी के, जहाँ पे संघर्ष कमेटी के बंदे हैं, हम कम से कम भी 20 बार 1100 की कंप्लेंट इसकी झेल चुके हैं। और हमें पहले तो हर तीसरे दिन थाना में बुलाया जाता रहा है। तो अब भी ये अनीता देवी जैसे यहाँ पे बैठी, पहले दिन पुलिस आ गई, 5-6 बंदे, और पुलिस कितने बजे आई? रात को 9 साढ़े 9 बजे एक महिला के घर पे, और पिछले कल भी आए थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सहयोग इनका हो रहा है या दोषियों का हो रहा है।